हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपने इस वीडियो में हम रेक्टेंगुलर वेव गाइड में डिफरेंट मोड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, जिसे कि हम TE मोड बोलते हैं। TE मोड हमने अपने प्रीवियस वीडियो नंबर 273 ओके 273 में हमने ये डिफरेंट मोड्स, जनरल वेव इक्वेशन, ये सब हमने डिस्कस कर ली थी। हमने TE मोड डिस्कस किया था, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम पहली कंडीशन हमारी क्या है, वेव प्रोपगेशन इन Z डायरेक्शन। ओके, अगर वेव हमारी Z डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है तो TE मोड के लिए क्या कंडीशन होती है, EZ equals to 0, transverse electric mode. It means electric field is transverse to the direction of wave propagation. No wave component, no electric field component exists in the direction of wave propagation. वेव Z डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, उस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, EX या EY डायरेक्शन में। ओके, तो पहली जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी। दूसरा, हम थोड़ा सा वापस उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने जनरल वेव इक्वेशंस डिराइव कर ली थी और बार बार हमें इन जनरल वेव इक्वेशंस को रेफ़र करना होगा अपने फाइनल कंक्लूजन के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने एक A लेंथ और B हाइट की, ओके, या A विड्थ और B हाइट की अगर आपने एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड अगर कंसिडर की है, ठीक है, तो उसकी जनरल वेव इक्वेशंस हमने डिराइव की थी, EX, EY, HX, HY। हमने सारे फील्ड कंपोनेंट्स को लिखा है EZ और HZ की फॉर्म में। वेव ट्रेवल कर रही है Z डायरेक्शन में, तो हम EZ और HZ की फॉर्म में सारे वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ले आए थे ताकि हम इन पे बेस्ड कंक्लूजन को ड्रॉ करें। ओके, तो ये हमारी जनरल वेव इक्वेशंस थी इन द फॉर्म ऑफ EZ एंड HZ। ओके, इस जनरल वेव इक्वेशन के साथ साथ बाउंड्री कंडीशंस भी हमने पढ़ी थी। ये क्या है, ये है हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक मेटेलिक होलो स्ट्रक्चर या एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड में प्रोपोगेशन के वक्त आपकी बाउंड्री कंडीशंस। ओके, बाउंड्री कंडीशंस क्या रहेगी। बाउंड्री कंडीशन हमने ये पढ़ा था कि जब हाई फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक परफेक्ट कंडक्टर पे अगर इंसिडेंट होगा तो वो वहाँ से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उस कंडक्टर से दूसरी तरफ वेव ट्रांसमिट नहीं होती है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट द सरफेस एज वेल एज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। तो यहाँ पे अगर आप इस होलो रेक्टेंगुलर वेव गाइड को समझें तो आपने पहले यहाँ पे x इक्वल्स टू A पे एक कंडक्टर रख रखा है। ठीक है, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, अगर x इक्वल्स टू A पे आप एक कंपोनेंट रखते हैं तो इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा EY और EZ। ओके, x इक्वल्स टू A पे अगर आप एक प्लेन रखते हैं तो AX उसके नॉर्मल है, AY और AZ जो है वो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शनल वेक्टर है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू A पे आपका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करना होगा, यहाँ पे कंसिडर करना होगा। इसी तरीके से y इक्वल्स टू 0 पे आपने एक कंडक्टर कंसिडर करना होगा और y इक्वल्स टू B पे आपको एक कंडक्टर कंसिडर करना होगा। इस बेस पे आप जब y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू B पे जब टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, EX और EZ दे बोथ शुड बी 0। ठीक है, y इक्वल्स टू B के टेंजेंशियल क्या होते हैं, x और z। ओके, y इक्वल्स टू B अगर आपने फिक्स कर दिया इस तरह से तो x और z जो है वो उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। तो y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू B, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू B पे EX भी 0 होगा, EZ भी 0 होगा। ठीक है, y डायरेक्शन में टेंजेंशियल कंपोनेंट ये होंगे। सिमिलरली अगर आप x इक्वल्स टू A और x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू A, इन दो प्लेन्स को अगर आप कंसिडर करते हैं तो इन दोनों प्लेन्स के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट होंगे EY और EZ।
z। तो ई वाई इक्वल्स टू ई जेड इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0 एज वेल एज x इक्वल्स टू a। ये है आपकी ऑल टाइम बाउंड्री कंडीशंस फॉर अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड विथ having a length or width a and height b। ओके, तो ये जनरल वेव इक्वेशन, ये बाउंड्री कंडीशंस, इन पे बेस्ड हम अपने डिस्कशन को मूव करते हैं जब हम TE मोड को कंसिडर करें। वेव z डायरेक्शन में जा रही है, EZ 0 है, EZ अगर आप इन सब में 0 करेंगे, ओके देखिए EZ अगर आप इन सब में 0 कर देते हैं, ये यहाँ पे EZ 0, ओके, इन सभी वेव इक्वेशन में अगर आप EZ 0 कर देते हैं तो बहुत बार आपसे बाउंड्री कंडीशंस दूसरे फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। अब EX क्या हो गया है, देखिए EX इक्वल्स टू ये है आपका -j ओमेगा म्यू बाई एच स्क्वायर डेल एच जेड बाय डेल वाई। आपने बाउंड्री कंडीशन क्या लिखी है, EX, EZ तो 0 है ही, EZ हमेशा 0 रहेगा। अब हम देखते हैं कि EX, EZ सभी कोऑर्डिनेट्स पे 0, ठीक है। EX क्या हो गया, EX इक्वल्स टू 0 एट y इक्वल्स टू 0 एंड b। ये था। आपसे दूसरे फॉर्म में ऑप्शंस देके बाउंड्री कंडीशंस पूछी जा सकती है। डायरेक्ट पूछी तो आपने ऐसे लिखी, आपसे अगर आप इसमें इस इक्वेशन में रखिए, इस इक्वेशन में अगर आपने EZ इक्वल्स टू 0 रखा तो EX क्या हो गया, डेल एच जेड बाय del y equals to 0 at y equals to 0 and y equals to b। आप TE मोड में आपसे बाउंड्री कंडीशंस ऐसे भी पूछी जा सकती है और ऐसे भी पूछी जा सकती है, बिकॉज EX इक्वल्स टू -j ओमेगा म्यू बाई एच स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे ना, -j ओमेगा म्यू बाय एच स्क्वायर डेल एच जेड बाय डेल वाई। EX ये है, ये इक्वल्स टू 0, इट मीन्स इस कांस्टेंट को छोड़ें, डेल एच जेड बाय डेल वाई विल बी 0। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ बाउंड्री कंडीशंस भी आपसे पूछी जा सकती है जब हम गेट के लिए ऑप्शंस सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आती है तो आपको सारे तरीके के ऑप्शंस आप अपने फर्स्ट रीड में, जब आप सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़िए, बहुत सारा कन्फ्यूज़न आएगा, उसे रुक के समझ के और छोटे छोटे खुद के कंक्लूडिंग फुटनोट्स बनाइए, ठीक है। जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, सिमिलरली आप फुटनोट्स बनाइए, उनको फुटनोट फॉर्म में लिखिए। आप पावर पॉइंट कंक्लूजन लिखिए चैप्टर के आगे एज वेल एज चैप्टर के पीछे भी, ताकि आप उसे रिवाइज कर सकें और वो आपको बहुत लंबे वक्त तक याद रह सके। तो बाउंड्री कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, बाउंड्री कंडीशन ऐसे भी हो सकती है। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये आएगा, ठीक है। पहला था EZ इक्वल्स टू 0, दूसरा ये था कि मॉडिफाइड बाउंड्री कंडीशन कैन बी लाइक दिस। सिमिलरली EY क्या है, EY इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, डेल एच जेड अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू 0। ये भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर EY 0 इट मीन्स ये भी 0 है, ठीक है। बेसिक वेव इक्वेशंस में रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए जब हम EZ इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ बाउंड्री कंडीशंस भी पूछी जा सकती है, तो हम उनको भी पढ़ लेते हैं। EZ हमेशा 0 रहेगा। अब EZ इक्वल्स टू 0 रखें एज वेल एज हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करें कि EX को y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू b पे 0 रख के कैलकुलेट करें। सिमिलरली आप अगर EY को x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a पे आप 0 रख के और EZ को 0 रख के इन दोनों कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करके जब आप बेसिक वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो बिकॉज AZ इज 0, द सेकेंड कंपोनेंट फॉर द वेव प्रोपोगेशन दैट इज HZ। तो HZ की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी वो आपकी इस तरह से होगी। आई रिपीट, HZ विल बी H0 cos of m pi x by a cos of n pi y by b e raised to power minus gamma z। यहाँ पे y और गामा एक जैसा लग रहा है, इसे अलग करने देते हैं, ओके। तो ये आपकी स्टैंडर्ड
एच फील्ड एच जेड की इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन में आप जब अपना प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट अगर आप इस गामा को कंसिडर करते हैं तो गामा विल बी एम पाई बाई ए का स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू ई। इस ओमेगा स्क्वायर म्यू ई को हम के बोलते हैं ना, के इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट म्यू ई। ओमेगा अंडर रूट म्यू ई को अगर हम के बोले, कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको वेव नंबर की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो आप इसे गामा स्क्वायर विल बी एम पाई बाय ए स्क्वायर प्लस एन पाई बाय बी स्क्वायर माइनस के ऑफ स्क्वायर। जबकि यहाँ पे जो ये वेव इक्वेशन हमने लिखी इसमें एच स्क्वायर इज गामा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये सारे रिपीटेशंस हैं जो हमें अपनी रेफरेंस बुक्स में मिल सकते हैं, तो उन्हें समझ लेने के लिए हम इस फॉर्म में भी इसको लिखते हैं। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ मैग्नेटिक फील्ड हुआ एच डायरेक्शन में, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है ये हम आगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे, जब हम वेव प्रोपोगेशन के लिए रेक्टेंगुलर वेव गाइड में वेव प्रोपोगेशन के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को डिस्कस करेंगे। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला हो जाता है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब ये जो आपका जनरल मैग्नेटिक फील्ड बन गया है जेड डायरेक्शन में, ई रेज़ टू पावर माइनस गामा ऑफ जेड, ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि हमारी वेव जेड डायरेक्शन में इस हिसाब से ट्रेवल कर रही है। गामा इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, गामा इज अल्फा प्लस जे बीटा, अल्फा इज अटेन्यूएशन कांस्टेंट, बीटा इज फेज कांस्टेंट। यहाँ पे ये m और n क्या है? m और n are basically the number of half wavelength pattern that has been occurred in the dimension A as well as dimension B. m क्या है? कितना वेवलेंथ पैटर्न, हाफ वेवलेंथ पैटर्न A डायरेक्शन में कंप्लीट हो गया है, A मीन्स इस डायरेक्शन में। n क्या है? कितना हाफ वेवलेंथ पैटर्न B डायरेक्शन में कंप्लीट हो गया है। हम जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे एक हाई फ्रिक्वेंसी पीरियोडिक सिग्नल कंसिडर करते हैं, टाइम वेरिएबल पीरियोडिक सिग्नल। हम अपने टेस्ट सिग्नल के लिए हम एक पीरियोडिक सिग्नल जो कि जनरली साइन और कोसाइन वेव आप कंसिडर करते हैं। अगर आप n और m को कंसिडर करते हैं तो n m 0 से लेके 1 2 आपका n नंबर तक हो सकता है, सॉरी एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू भी 0 1 2 आपकी कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है। और ये दोनों नंबर क्या है? नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ पैटर्न कंप्लीटेड इन A और B डायमेंशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो जब वेव ट्रेवल करेगी तो हमारी वेव बेसिकली एक साइन वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे साइनसोइडल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वेव का डायमेंशन है, ये इस तरह से वेव आप रेक्टेंगुलर वेव गाइड के फ्रंट पोर्शन को आप कंसिडर करें तो ये डायमेंशन क्या है? A, और ये डायमेंशन क्या है? B। अब ये बताता है कि इस A के अलोंग हमें क्या करना है। हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस वो है वो क्या कहती है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मेटल के साथ इंटरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है लेंथ इसके विड्थ के अकॉर्डिंग, तो भी हमारी बाउंड्री कंडीशंस फुलफिल हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ वेवलेंथ पैटर्न कंप्लीट हो गया है A के रेस्पेक्ट में। अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हमारी बाउंड्री कंडीशंस भी मैच होती है, एज वेल एज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड A के रेस्पेक्ट में ऐसे चेंज हो रहा है। अब कितना वेवलेंथ हुआ? कितनी वेवलेंथ? ये है हाफ वेवलेंथ, m इज हाफ वेवलेंथ। तो इस केस में m क्या हो जाएगा? m विल बी 1, आधा वेवलेंथ। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आपने जो भी वेव इसमें फीड की है, कितने साइकिल उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड की
डायमेंशन क्या है, एज वेल एज आपने जो वेव लॉन्च की है उस वेव की वेवलेंथ क्या है, उस वेव की फ्रिक्वेंसी क्या है, इसमें क्या मीडियम आपने फिल किया, ये सब डिपेंड करता है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना वेरी करके लेंथ के अकॉर्डिंग अगर वो इस तरह से वेरी करता है, ठीक है, तो आप देखिए ये थोड़ा इम्प्रॉपर है। अगर ये इस तरह से वेरी करे, आपने जो वेव लॉन्च की है वो अगर इस तरीके से लेंथ के अक्रॉस अगर वेरी करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से वेरी करता है, तो भी देखिए इन दोनों पॉइंट्स पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जो कि आपकी रिक्वायर्ड बाउंड्री कंडीशन है। तो यहाँ पे आपका एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपोगेट हो रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, वेव अंदर की तरफ ट्रेवल हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ट्रांसवर्स है। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट्स अ फुल साइकिल अलोंग द लेंथ ऑफ, अलोंग द विड्थ ऑफ, ये विड्थ अगर मानते हैं, ठीक है। जनरली अगर हम 2 डायमेंशनल देखें तो ये लेंथ और ये विड्थ है, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल आप इमेजिन करते हैं तो ये आपकी विड्थ है, ये हाइट है और वो लेंथ है। फॉर टाइम बीइंग आप अगर ये इसके फेस का लेंथ है, ठीक है, तो इस लेंथ में अगर पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है तो कितने हाफ वेवलेंथ पैटर्न कंप्लीट हो गए, एक ये हाफ वेवलेंथ, एक ये हाफ वेवलेंथ। तो इस कंडीशन में भी वेव प्रोपोगेट कर सकती है। उस कंडीशन में m इक्वल्स टू क्या होगा 2। तो यहाँ पे m और n क्या है, m का मतलब a के रेस्पेक्ट में कितने हाफ वेवलेंथ पैटर्न कंप्लीट हो रहे हैं। सिमिलरली n है कितने हाफ वेवलेंथ पैटर्न कंप्लीट हो रहे हैं b के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है आपका, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है। तो m and n आर द नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ पैटर्न। m and n in this general expression, m and n are half wavelength pattern that are completed in the direction a and b। m जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग a के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे, और n जो है वो विड्थ b के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या वेव रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्ट करना होता है, और जो एक्सेप्टेड फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग m इज नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ पैटर्न दैट आर कवर्ड इन लेंथ a एंड n इज हाफ वेवलेंथ पैटर्न ऑफ एनी साइनोसॉइडल पैटर्न। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनोसॉइडल हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसॉइडल हो सकता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा और हाईलाइटेड फॉर्म में लिख सकते हैं कि डोमिनेंट मोड जो आएगा TE मोड में वो होगा आपका TE10। ओके, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की अगर हम बात करेंगे तो TE10 डोमिनेट मोड कहलाएगा। ये डोमिनेट मोड क्यों है, ये जब हम अपना डोमिनेट मोड के नाम से जब हम उसी टॉपिक का जब वीडियो बनाएंगे तो आपको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। TE10 व्हाट डज इट मीन, 10 जनरल एक्सप्रेशन जो रहेगा वो आपका रहेगा TEMN। इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड वाले TE मोड का जनरल रिप्रेजेंटेशन रहता है TEMN, ठीक है। M है हाफ वेवलेंथ पैटर्न कवर्ड इन लेंथ A, N है हाफ वेवलेंथ पैटर्न कवर्ड इन विड्थ B। तो TEMN जनरल रिप्रेजेंटेशन रहेगा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड विद द नंबर M एंड N। यहाँ पे जब 10 होगा M इक्वल्स टू 1 और N इक्वल्स टू 0 होगा तो उस मोड को हम डोमिनेट मोड बोलते हैं। तो M और N जो है वो आपका 0 से लेके 1 2 3 कोई एक इंटीजर वैल्यू होगा। यहाँ पे जब हम M और N को इस स्टैंडर्ड मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में देखें तो अगर M 0 है और N इज नॉट इक्वल्स टू 0, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू आएगी। सिमिलरली N अगर 0 है तो भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे आपका जो वेव प्रोपोगेशन है, देखिए वेव प्रोपोगेशन होने के लिए आपको EZ, HZ, EX, EY सब चाहिए थे। हमने ये डिफाइन किया था कि EZ और HZ दोनों एक साथ ज़ीरो
नहीं हो सकते। ओके, तो आपका EZ तो ऑलरेडी 0 है ही TE मोड में। अब आपका HZ जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू का कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि वेव ट्रांसमिट हो सके इस मीडियम से, इस स्ट्रक्चर से। तो M और N आपके 0 भी हो सकते हैं एज वेल एज कोई फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है। यहाँ पे M और N कैन बी 0, M 0 हो सकता है, N 0 हो सकता है, ठीक है। M एंड N बोथ कैन नॉट बी 0, ठीक है। यहाँ पे TE10, TE01 इस तरह का मोड एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन TE00 मोड नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब कि ना तो आपकी लेंथ के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ना विड्थ के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं है, टाइम वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब आपका कोई भी वेव एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो M और N दोनों 0 नहीं हो सकते, ये मोड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इन दोनों में से एक एट अ टाइम 0 हो सकता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ के अक्रॉस वेरिएशन हो, लेकिन विड्थ के अक्रॉस वो नहीं चेंज हो रहा हो। बोथ कैन नॉट बी 0। वैसे भी जनरलाइज अगर आपका कोई वेरिएशन ही नहीं है तो आप कैसे पता लगाएंगे? फील्ड अगर वेरिएशन नहीं शो कर रहा है तो इट मीन्स देयर इज नो वेव, देयर इज नो सिग्नल। ओके, TE20 हो सकता है, TE12 हो सकता है, TE32 हो सकता है। एनी इंटीजर कैन बी allotted to M और N but both cannot be 0, ठीक है। उसी बेस पे हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया है कि TE10 मोड जो है वो डोमिनेट मोड है। और अगर हम इस TE10 मोड, इस डोमिनेट मोड के लिए फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो वो किस तरीके का होगा, अभी मैंने जो इतना डिटेल डिस्कशन किया है उसे और एक सेकेंड फॉर्म में ग्राफिकल पैटर्न में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप विजुअलाइज कर सकें। वेवगाइड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट आता है और इस पे बहुत ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बनती है। जैसे कि मैंने कहा, बाउंड्री कंडीशंस पूछी जा सकती है। मैं अगर एज ए एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाती हूँ, बाउंड्री कंडीशंस पूछी जा सकती है। बाउंड्री कंडीशन दूसरी फॉर्म में पूछी जा सकती है, जैसे कि हमने डिस्कस की। आपसे इन जनरल डिस्कशन पे आपसे कोई भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। यहाँ पे इस TE10 मोड के लिए अगर आप सब्जेक्टिव प्रॉब्लम लिख रहे हैं तो आपसे जो वेव पैटर्न है, जो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। तब आपको उसे डायग्राम बना के और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना होगा। तो हम यहाँ देखते हैं फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर TE10 मोड इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अगर देखिए, ये अगर आप रेक्टेंगुलर वेवगाइड का फेस अगर आप इमेजिन करते हैं, अगर आपका एक मैच बॉक्स है थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेंथ का, तो उसका जो फेस होगा उसमें आपको A और B, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरह से दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये एरो बनाए गए हैं, ब्लू एरो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, और जो रेड डॉट्स हैं वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। तो अगर आप उसका फेस देखते हैं तो फ्रंट साइज में, क्रॉस सेक्शन व्यू में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दूर है और पास में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स है वो थोड़ी क्लोजली पैक्ड है। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेंथ के अक्रॉस ये लाइन फॉर्म में दिखाया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर आप बताएंगे तो इस तरह से TE10 है, तो इसका मतलब A के अक्रॉस पूरा एक हाफ वेव लेंथ कवर हो जाएगा। B के अक्रॉस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हो रहा है, ये B के अक्रॉस ये जो लाइंस हैं, ब्लू लाइंस, वो नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये 0 और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये कंटिन्यूस ग्राफ में ऐसा दिखेगा। डिस्क्रीट फॉर्म में दिखाएंगे तो ये पहले थोड़ी दूर दूर बनाइएगा, यहाँ पे कोई लाइन नहीं, फिर थोड़ी दूर, फिर बहुत पास, फिर दूर, तो ये इस पैटर्न को दिखा रहा है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बदल रहा है। और आप फ्रंट से जब देखेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इस तरह से दिखेगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप फॉर्म में होती है ना, हमेशा एक क्लोज लूप बनाएंगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। इसी वेवगाइड को आप जब लॉन्गिट्यूडनल व्यू या आप साइड व्यू देखेंगे, ये ऐसे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से।
ये पास में आएंगी, थोड़ी सी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगी, फिर वापस दूर दूर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखेगा और मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसा दिखेगा। ओके, जब आप यहाँ से इस साइड से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका रिपीटेड पैटर्न में इस तरह से आपका साइनसोइडल पैटर्न में मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, टॉप से ऊपर से अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज्ड लाइंस की फॉर्म में इस तरह से दिखाई देंगी। ये कंप्लीट आपका एक साइकिल है और ये आपके हाफ साइकिल्स है, ये लेंथ पूरा, ठीक है ना। ये लेंथ को ऊपर से जब आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखेगा। एज वेल एज अगर आप जब साइड से देखेंगे तो साइड से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिखेगा। आपसे जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तब हमें ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना होगा, उसके लिए ये मैटर है। एज वेल एज डायग्राम बना के पूछा जा सकता है आपसे कि इस मोड का क्या नाम है, ये मोड क्या होगा, ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इसी में देखिए ये पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में एरो, ये नेगेटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो, इट मीन्स ये आपका पॉजिटिव साइकिल है, ये आपका नेगेटिव साइकिल है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अगर इस क्रॉस सेक्शन में इस तरीके का बनाया हुआ होता, तो कौन सा मोड हो जाता है, ये TE20। ओके, यहाँ पे केवल पॉजिटिव साइड के एरो हैं जो कि साइनसोइडल पैटर्न में चेंज हो रहे हैं, जीरो से शुरू होकर बढ़ते हुए, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास में होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होगी। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अगर ऐसा दिखाया हुआ होता क्रॉस सेक्शन में, एग्जाम में ऐसा आएगा तो वो TE20 मोड होगा, एक पॉजिटिव साइकिल, एक पूरा नेगेटिव साइकिल, ठीक है। आपकी एक पॉपुलर टेक्स्ट बुक में इस तरह से भी दिखाया हुआ है कि लेंथ के अकॉर्डिंग ए के अक्रॉस आपका जो EY है वो ऐसे कंप्लीट होगा, HY जो है वो ऐसे कंप्लीट होगा, एज वेल एज HZ जो है वो इस तरह से अपना जो पैटर्न है उसे फॉलो करेगा। हमसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हर एग्जामिनर किसी पर्टिकुलर पॉपुलर और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करता है, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे 4 से 5 टेक्स्ट बुक्स जो है वो रेफ़र की गई है ताकि मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझा सकूं, एग्ज़ाम में क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो भी समझा सकें, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड TE मोड इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड आपको समझ आ गया होगा। हम अपने अपकमिंग वीडियोस में ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड को पढ़ेंगे, कट ऑफ वेवलेंथ क्या है, डोमिनेट मोड क्या है, गाइडेड वेवलेंथ क्या होगी, और इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।